ह्यूमन टिश्यू ट्रांसप्लांट के अंदर ब्लड भी एक टिश्यू है और अतिये की एक सबसे कॉमन शक्ल है। हमारी जान चली जाती है मगर हम किसी को अपना खून नहीं देते। एक खानदान की सरबराह एक औरत थी, तो 6 बेटों में से मुझे बताइए इनका खून कहीं ना कहीं मिलता होगा। उस औरत ने कहा मैं मर जाना है, पुत्रां दा खून नहीं लेना, मैं मेरे पुत्र मेरी वजह कजमोर हो जाए। तो ये 2 किस्म के डोनर्स होते हैं, लाइव डोनर्स। अपनी जिंदगी में आप अपने जिस्म का कोई हिस्सा किसी और को दे दें। अपना गुर्दा, क्योंकि 2 गुर्दे होते हैं, किसी को दे सकते हैं। आप अपने जिगर का एक अच्छा खासा पीस किसी ऐसे शख्स को दे सकते हैं जो कि लिवर फेलियर के अंदर हो। लिविंग डोनर के अलावा होते हैं आपके डिसीज्ड डोनर्स। अपने ऑर्गन्स का डोनेशन का फैसला अपनी जिंदगी में कर चुके हैं। आप मेरी आंख के कर्निया इसे ले सकते हैं, 2 गुर्दे ले सकते हैं, मेरे स्किन के लंबे लंबे टुकड़े ले सकते हैं, आप मेरा दिल पूरा ले सकते हैं। कॉर्नियल ट्रांसप्लांट आप श्रीलंका से मंगवाते हैं और वो अपनी आंखों में लगवाते हैं। उस वक्त तो आपने कभी ना नहीं किया कि हमारे मजहब में ट्रांसप्लांट हराम है, ये जो ईंटों के भट्टे का मालिक है तुम इसका मुंह बंद कर सकते हो अगर अपना एक गुर्दा बेच दो। तुम अपनी बेटी की शादी कर सकते हो और ये गुर्दा उस आदमी, उस नौजवान से निकाल कर अमीर शेख को लगा दिया जो कुश्ते खा खा कर अपने गुर्दे जाया कर चुका था। मैं उन अस्पतालों का नाम नहीं लेना चाहता कि जहां ये सबसे ज्यादा होता था, इसलिए तो उनके मालिकान जो हैं वो पहले ही मेरे खून के दर पे हैं। इस दफा तो अपने दांत ऐसे गाड़ेंगे कि शायद सारा ही खून चूस लें। ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर उमर आदिल लाउड स्पीकर की एक और एपिसोड लिए आपकी खिदमत में हाजिर है। यूँ तो बोलने के लिए बहुत कुछ है मगर बोलने के लिए कुछ नहीं है। अजीब व गरीब एक मखमसा है। ख़वातीन हज़रात, मैं जब आज के मौज़ूआत देख रहा था तो मैंने सोचा कि दुनिया किस चीज़ के बारे में बोल रही है, तो पता चला कि वही सियासत, वही अडियाला जेल, वही पार्लियामेंट, वही चीफ जस्टिस, वही अदालत उज़्मा और आलिया। दिल भर गया है इनसे और खुदा की कसम अब दिल तंग आ चुका है। मेरे ऐसे ऐसे जानने वाले हैं, आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे हर रोज़ एक ही चीज़ होती है, बड़ी खबर आ गई, बड़ी डेवलपमेंट हो गई, बड़ा फैसला आ गया। ख़वातीन हज़रात, कुछ बड़ा नहीं आ रहा, सिर्फ बड़ी बड़ी बोंगियाँ मारी जा रही हैं। बाहर तौर आज के वीलॉग के लिए मैंने एक ऐसा मौजू चुना है कि जिस पर मैं चाहूँगा कि मैं आपका फीडबैक देखूँ। आप इस पर राय ज़नी कीजिए और बताइए कि क्या ये एक अहम बात है या नहीं है। ख़वातीन हज़रात, मेरा आज का मौजू है ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एंड एवरीथिंग एल्स एसोसिएटेड विद इट। यानी कि मैंने आज इंसानी आज़ा की पैबंदकारी, इंसानी आज़ा का किसी को अतिया दिया जाना और इससे मुतल्लिक दीगर अमूर पे एक नज़र डालनी है। ख़वातीन हज़रात, मेरे ख़्याल में इंसानियत की एक बहुत बड़ी निशानी ये है कि एक इंसान जीते जी अपने जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा जिससे उसको बहुत कम फ़र्क पड़े किसी और इंसान को दे ताकि उसकी ज़िंदगी बच सके, उसकी बीमारी दूर हो सके, उसकी बाकी तकालीफ में कमी की जा सके। आप सब लोग ये जानते हैं कि हमारे मज़हब में ये कहा गया कि जिसने एक शख्स की जान बचाई तो गोया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। हमारे पास एक ज़िंदगी में कितने ही ऐसे मौके आते हैं कि हम एक नहीं कई अशख़ास की जान बचा सकते हैं या जान आसान कर सकते हैं या उनकी शिफा का मूजिब बन सकते हैं, मगर नहीं, हमारे एटीट्यूड्स हमारे ईमान और ईकान से यकसर मुख्तलिफ हैं। आइए आपको एक बात बताऊं। जब मैं मेयो हॉस्पिटल के अंदर पढ़ रहा था और उसके बाद मैंने सर्जरी का हाउसवर्क भी वहाँ पे किया। मेयो हस्पताल एक बहुत बड़ा हस्पताल है। उस ज़माने में तो खैर बहुत ही बड़ा इसलिए था कि मुकाबले पे और बहुत कम हॉस्पिटल्स थे। पंजाब के जितने भी नॉर्दर्न एरियाज़ थे, यानी कि शुमाली जो इलाका जात थे, वहाँ से लोग यूँ आते थे क्योंकि हर गाँव, हर छोटे शहर में कह दिया जाता था सीरियस मरीज़ के बारे में एनू लाहौर ले जाओ, एने नहीं बचना। तो लाहौर ले जाने का मतलब होता था कि उसको इमरजेंसी ऑफ मेयो हॉस्पिटल में ले आएँ आप। ख़वातीन हज़रात, अमूमन ऐसे होता था कि कोई ब्लीड कर रहा होता था, पता चलता था कि बहुत ज़्यादा खून बहने की वजह से उसकी हीमोग्लोबिन अब तकरीबन 3 या 4 पे आ गई है, जैसे भी कम हो गई है। तो हमें ये पता चला कि जब हमने उसके लिए खून मांगना तो जो आधा ख़ानदान उसके साथ आया होता था वो 2 मिनट में गायब हो जाता था। और उसके बाद फिर मैंने ये देखा कि हमारे कुछ सियाने तजुर्बाकार रजिस्ट्रार ये करते थे कि जिस मरीज़ के साथ बहुत सारे लोग आके इलाज के अंदर रखना डाल रहे हों या बदतमीज़ी करने पे दरपे पे हों या बार बार कोई ना कोई अपनी तरफ से मशवरा दे रहे हों और डॉक्टरों को अपना काम ना करने दें, तो एकदम से वो ऐलान करते थे ब्लड की ज़रूरत है, ब्लड की ज़रूरत है, हाँ भी कितने खून है, कितने देना है। ये 3 बातें कहने की देर होती थी। वो जो 36 लोग एक मरीज़ के साथ आते थे उनकी वहाँ पे आपको जाते चोर की लंगोटियाँ भी नहीं मिलती थी, गायब। पूरी इमरजेंसी डिपार्टमेंट खाली, एक बेड पे वो मरीज़ लेटा हुआ है
اور डॉक्टर आराम से उसका इलाज करके उसकी जान बचा सकते थे। हम ये मामला करते थे अपने अजीज़ों को खून का अतिया देने के मामले में। आप कहेंगे खून जो है वो ह्यूमन ऑर्गन नहीं है। ह्यूमन ऑर्गन के अंदर या ह्यूमन टिश्यू ट्रांसप्लांट के अंदर ब्लड भी एक टिश्यू है और अतिये की एक सबसे कॉमन शक्ल है। हमारी जान चली जाती है मगर हम किसी को अपना खून नहीं देते, या बड़ी मुश्किल से कोई ब्लड डोनेशन ड्राइव शुरू हो तो उसमें जाके हम एक बोतल देते हैं। ख़वातीन हज़रात, मैं आपको एक और आपको बताऊँ, मुझे एक औरत याद आती है। एक ख़ानदान की सरबराह एक औरत थी जिसको किसी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई। वो हमारे डिपार्टमेंट में 6 बेटे थे उसके, 6 बेटे थे उसके। और मैंने कहा कि ब्लीडिंग बहुत इनको हो रही है, इनके ऑपरेशन से पहले हम इनके हीमोग्लोबिन को बिल्डअप करना है, यानी कि 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर लेकर आना है। तो 6 बेटों में से मुझे बताइए इनका खून कहीं ना कहीं मिलता होगा, ब्लड ग्रुप कर लेते हैं, क्रॉस मैच कर लेते हैं, तो इनको हम खून लगा देते हैं। उस औरत ने कहा मैं मर जाना है, पुत्रां दा खून नहीं लेना, मैं मेरे पुत्र मेरी वजह नाल कजमोर हो जान, मैं मर जाऊंगी, उन्हों दा खून नहीं लेना। तो मैं उन्होंने कहा बीबी जोरा बीबी, तेरे 6 पुत्र डशकरे हट्टे कट्टे, वो तेनू एक बोतल अपनी मां नू खून दी एक बोतल दे के कजमोर हो जाएंगे, ते वो मावां दे पुत्र नहीं जिन्हां दा खून तू लवाना चाहनी है, उन्हां नू कजमोरी नहीं होनी। इसका कोई जवाब नहीं था। और सबसे मज़े की बात ये थी कि बेटे भी मुंह छुपा के इधर उधर निकल गए। कुछ को बीवी ने तक कर लिया, उन क्या मेरे फीक तेरा पहले कोई हाल नहीं है, मजीद कजमोर हो गया तो मेरे वालों फिर ना आई समझ आपको मेरी बात की। ख़वातीन हज़रात, ये हमारे एटीट्यूड है टुवर्ड्स ब्लड डोनेशन। अब कुछ बदल गए हैं मगर क्या किया जाए, ये खमीर जहाँ से उठा हुआ है इसके नतीजे बड़ी मुश्किल से ज़ायल होंगे। आज का टॉपिक चूँकि हमारा इंसानी आज़ा के बारे में है तो मैं पहले से आपको बता दूं कि ये 2 किस्म के डोनर्स होते हैं। एक वो लोग जो जीते जी यानी कि लाइव डोनर्स होते हैं। अपनी ज़िंदगी में आप अपने जिस्म का कोई हिस्सा किसी और को दे दें ताकि वो बच जाए। इसकी मिसाल मैं आपको ये दूं कि आप ज़िंदगी के दौरान अपना गुर्दा, क्योंकि 2 गुर्दे होते हैं, किसी को दे सकते हैं। आप अपने जिगर का, लिवर का एक अच्छा खासा पीस किसी ऐसे शख्स को दे सकते हैं जो कि हेपेटिक फेलियर यानी कि लिवर फेलियर के अंदर हो। उसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके अंदर हड्डियां भी शामिल हैं जो आप किसी को दे सकते हैं। बहुत सारे लोगों का नेक ऑफ फीमर का फ्रैक्चर होता है, कूल्हे की हड्डी का फ्रैक्चर होता है, उसमें हम नया कूल्हा डालते हैं, यानी कि गोला भी नया डालते हैं और वो टाइटेनियम का बना होता है। तो जो हम निकालते हैं वो हम लोग बोन बैंक में रख के ऐसे लोगों को दे सकते हैं कि जिनको हड्डी की ज़रूरत हो या उनको बोन ग्राफ्ट की ज़रूरत हो। कहने का मकसद ये है कि आपके पास बहुत कुछ ऐसा होता है जो आप जीते जी दे सकते हैं और उसे देने के बाद आप इतनी बड़ी कुर्बानी और इतने बड़े अतिये के बाद बिल्कुल सही रह सकते हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर इस कदर रैम्पेंट है किडनी फेलियर। हर रोज़ हम देखते हैं नए लोग जो हैं वो गुर्दों के फेलियर की वजह से डायलिसिस पे चले गए या दुनिया से रुखसत हो गए। और डायलिसिस पे जाना यकीन कीजिए कोई ज़िंदगी नहीं है। लोग उस दिन को पछताते हैं कि जिससे उनका किडनी फेल हुआ और उन्हें डायलिसिस करवाना शुरू किया। ख़वातीन हज़रात, इसके अलावा लिविंग डोनर के अलावा होते हैं आपके डिसीज्ड डोनर्स, यानी कि ऐसे लोग जो कि मरने के बाद या ब्रेन डेड डिक्लेयर होने के बाद या सर्कुलेटरी डेड डिक्लेयर होने के बाद अपने ऑर्गन्स का डोनेशन का फ़ैसला अपनी ज़िंदगी में कर चुके हैं। उसका मतलब ये है कि अगर मैं ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया जाऊं तो इससे पहले कि मुझे तमाम चीज़ों के साथ दफन कर दिया जाए, आप मेरी आँख के कर्निया, ये जो सामने ट्रांसपेरेंट हिस्सा है आइरिस के ऊपर, इसे ले सकते हैं ताकि किसी और की ज़िंदगी मुनव्वर हो जाए। आप मेरा गुर्दा ले सकते हैं, बल्कि दोनों गुर्दे ले सकते हैं क्योंकि मुझे कब्र में गुर्दों की ज़रूरत नहीं। आप मेरा लुबलबा ले सकते हैं, आप मेरी छोटी आँख यानी कि स्मॉल बाउल ले सकते हैं, आप मेरे स्किन के लंबे लंबे टुकड़े ले सकते हैं ताकि किसी जले हुए मरीज़ की स्किन ग्राफ्टिंग हो सके और उसकी इन्फेक्शन कम हो सके। आप इसके अलावा जो और समझते हैं चीज़, आप मेरा दिल पूरा ले सकते हैं क्योंकि मेरा दिल धड़कता है और किसी हार्ट ट्रांसप्लांट के पेशेंट के अंदर मेरा दिल लगा लीजिए क्योंकि मुझे कब्र में दिल की धड़कन की ज़रूरत नहीं है मगर उसको दुनिया में धड़कते दिल की ज़रूरत है। आप चाहें तो आप मेरा दिल का एक वैल्व लेके उन मरीज़ों को डाल सकते हैं कि जिनके वैल्व जो हैं वो ख़राब हो गए हैं। ख़वातीन हज़रात, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं पाकिस्तान के बेहतरीन मेडिकल कॉलेज में तालीम हासिल करने वाला एक खुशकिस्मत डॉक्टर था। मेरा कॉलेज किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज है जो अब किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है। मैं समझता हूं कि जो कुछ आज मुझे आता है वहाँ पे मेरे जो उस्तादों ने मुझे सिखाया और जिस मोहब्बत से पढ़ाया, ये सब उनके मरहूने मिन्नत है और मैं ज़िंदगी भर उनके लिए दुआ गो रहूँगा और उनके लिए जन्नत के आला दर्जों की दुआ करूँगा
کہ جنہوں نے ہم جیسے لوگوں کو یوں پڑھا کے نکھار دیا. خواتین حضرات، میرے کالج کے ساتھ، اور پہلے میں ایک اپنی شو ذاتی طور پہ مار دوں، مجھے اپنے کالج سے اور میڈیکل کی تعلیم سے اتنی محبت تھی کہ ہر کام میرے لیے آسان تھا. جب ہم پاس آؤٹ ہوئے، یعنی کہ ہم نے MBBS کر لیا، تو تقریباً 14 گولڈ میڈل میرے حصے میں آئے. شاید ہی کوئی سبجیکٹ ایسا ہو کہ جس کا گولڈ میڈل مجھے نہ ملا ہو، اور سلور میڈل بھی بہت آئے. یہ صرف میرے پروردگار کی اپنی کرم فرمائی تھی، اس میں میری لیاقت کو کوئی دخل حاصل نہیں. یہ اسی کی توفیق ہے کہ آپ کو اپنی پڑھائی کی اتنی زیادہ میں کہوں اس سے شوق پیدا ہو جائے یا اس کا لطف آنا شروع ہو جائے کہ آپ کے لیے پڑھائی مشقت نہ رہے، این لطف بن جائے، جو میرا کیس تھا. اور پھر میرے اساتذہ کی محبت، میں ایک ایک کو جب یاد کرتا ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ لوگ میرے لیے رحمت کے فرشتے تھے. خواتین حضرات، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میرا کانووکیشن ہوا تو ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، ایک قطار میں مجھے ملنے والے میڈلز کا اعلان کیا گیا. مجھے میڈلز پہنانے والے جنرل اس وقت صدر تھے، ضیاء الحق صاحب تھے، اور ان کے ساتھ ہی کھڑے تھے جناب میاں محمد نواز شریف صاحب، جو کہ اس وقت پاکستان کے بہت بڑے سیاستدان تو تھے ہی، مگر پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے. اور جب میں بار بار آ رہا تھا تو مجھے میاں صاحب کی ایک بات بڑی اسی طرح یاد ہے. انہوں نے کسی قدر خوشگواری سے کہا، ادھر ہی کھلوتے رہو، بار بار آنا جانا کیے باہر. تو میں نے ان کی بات نہیں مانی. میں ہر بار لے کے اترتا تھا میڈل، سامنے بیٹھی ہوئی اپنی والدہ کی گود میں رکھتا تھا، اور پھر ان کے آنسو پونچھ کر اپنے آنسو پی کر واپس اسٹیج پہ آتا تھا تاکہ اگلا میڈل حاصل کر سکوں. تو خواتین حضرات، اتنی عمدگی کے ساتھ جس شخص کو پڑھایا گیا، وہاں پہ مجھے ٹرین کیا گیا، اور اس کے بعد میں ہاؤس آف کے بعد انگلینڈ چلا گیا. اور میں شکر کرتا ہوں کہ انگلینڈ میں جب میں پہنچا، اس عمدہ تعلیم اور ٹریننگ کے بعد مجھے بڑا فخر ہے کہ برطانیہ کے بڑے سے بڑے ہسپتال میں مجھے کبھی بھی اپنی ٹریننگ میں کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی. تا وقتے کہ ایک رات آئی، میرا پہلا سرجیکل SHO کا جاب تھا، سینئر ہاؤس آفیسر کا جاب تھا، کہ میرے رجسٹرار نے مجھے کہا کہ ٹونائٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو اے ریٹریول، سو یو مسٹ کم اوور آفٹر آئی بلیپ یو ایٹ اباؤٹ 9 PM. ان کا کہنا تھا کہ میں تمہیں بلیپ کروں گا. سمجھنے بلیپ ہوتی تھی، بجتی تھی کہ کس نمبر پہ آپ کو بلایا جا رہا ہے. یہ فون وہ نہیں ہوتے تھے. جی ہاں، میں واقعی بہت پرانی بات کر رہا ہوں، اتنی بھی پرانی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ 9 بجے کے قریب ہم نے ایک آپریشن کرنا ہے جس کا نام ہے ریٹریول. میں نے بڑا اپنے دماغ کو کھنگالا، پوری اپنی سرجری کے لیکچرز کو یاد کیا، سرجیکل کے ہاؤس جاب کو یاد کیا، پروفیسر آف سرجری صاحب کی تعلیمات کو یاد کیا. مجھے یاد نہیں آیا کہ ریٹریول نام کے کسی آپریشن کو کبھی میں نے کیا ہو یا اسسٹ بھی کیا ہو. باہر طور میں تھیٹر میں پورے 9 بجے پہنچ گیا تو مجھے کہا گیا کہ اسکرب اپ کرو اور تھیٹر نمبر 4 میں چلے جاؤ، یور رجسٹرار از ویٹنگ فار یو اوور دیئر. میں جب جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ICU سے ایک بیڈ پہ ایک مریض کو وینٹیلیٹر پہ ڈال کے لایا جا رہا ہے، اور اس کو بھی تھیٹر 4 کے پری اینستھیٹک روم کے اندر لے جایا جا رہا ہے، جہاں پہ اس کو کسی قسم کی ایک اینستھیزیا دینا تھا یا کچھ اور کرنا تھا. قصہ مختصر، پتہ یہ چلا کہ دیر واز اے برین ڈیڈ پیشنٹ ان دا ICU، اور اس رات اس پیشنٹ کے جسم میں سے آرگن ریٹریول کا کام کیا جانا ہے. یعنی کہ اس کے وہ تمام آرگنز جو اپنی زندگی میں وہ ڈونیٹ کر چکا ہے، برین ڈیڈ ہونے کی صورت میں، آج رات انہیں نکال کے مختلف ہسپتالوں کے اندر ایئر ایمبولنس کے ذریعے بھیجا جانا ہے تاکہ کئی زندگیاں اس کی اس ڈونیشن، اس عطیے کی وجہ سے بچ جائیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بڑے ہی احترام کے ساتھ اس مریض کے مختلف حصے کھولے گئے. چھاتی کھولی گئی، ایبڈومن کھولا گیا، چھاتی میں سے دل اور پھیپھڑے نکالے گئے. یہاں ایبڈومن جب کھولا گیا تو اس میں مجھے یاد ہے کافی فٹ جو تھے وہ اسمال انٹسٹائن کے نکالے گئے. جگر نکالا گیا اور اس کے 2 ٹکڑے کیے گئے. دونوں گردے نکالے گئے اور انہیں 2 مختلف ایسی پیکٹس میں رکھا گیا، ایسی ڈبوں میں رکھا گیا جس کے ذریعے وہ ٹرانسپورٹ ہو سکتے ہیں پرفیوز ہوتے ہوئے. اس کی سکن کے تھائے سے لمبے لمبے ٹکڑے لیے گئے، اس کی کمر سے سکن کے سپلٹ سکن گرافٹس لیے گئے، اور کارنیا بھی لیا گیا. اور یہ آپریشن تقریباً صبح 3 بجے ختم ہوا. مگر میں ایک نئی دنیا سے متعارف ہو چکا تھا. مجھے یہ پتہ چلا کہ قبر کے کیڑوں کا رزق بننے سے بہت پہلے انسان کتنی ہی زندگیوں کے لیے ایک شفا کا، ایک مسیحائی کا پورا سلسلہ پیدا کر سکتا ہے. خواتین حضرات، مجھے یہاں پہ آئے ہوئے اب تقریباً 25 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں. میں نے ابھی بھی ریٹریول کے آپریشن کا ذکر شاذ و نادر ہی سنا ہے. ظاہر ہے آپ لوگ کہیں گے کہ نہیں، یہ ہمارے اقدار کے خلاف ہے، یہ ہم نہیں مانتے، ہمارا مذہب یہ نہیں مانتا. خواتین حضرات، ایک بات آپ کو میں بتاؤں،
पिछले 77 सालों से श्रीलंका से बुद्ध मत के मानने वाले आपको कर्निए का अतिया दे रहे हैं, यानी कि कॉर्नियल ट्रांसप्लांट आप श्रीलंका से मंगवाते हैं और वो अपनी आंखों में लगवाते हैं, इन्हीं ईमान से भरपूर आंखों से, इन्हीं ईमान के नूर को ताकने और झांकने वाली आंखों से। उस वक्त तो आपने कभी ना नहीं किया कि हमारे मज़हब में ट्रांसप्लांट हराम है। कितनी मज़े से पाकिस्तान अब तक तकरीबन 1,88,000 श्रीलंकन अवाम के कॉर्नियल ट्रांसप्लांट जो है अपनी आंखों में करवा चुके हैं। किसी को इतराज़ नहीं है, मगर देते वक्त आपकी जान निकल जाती है। ख़वातीन हज़रात, जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो है अबाउट आवर बिलीफ्स एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट। पाकिस्तान बहुत सारी चीज़ों में नंबर 1 है, मगर नीचे से अफसोस यही करना पड़ता है। 2017 में एक रिपोर्ट आई थी, इसमें यह बताया गया कि पाकिस्तान के अंदर जो ह्यूमन ट्रांसप्लांट है उसका रेट है 6 पर मिलियन पॉपुलेशन, यानी कि 6 लोग पर 10 लाख में से ऐसे हैं कि जो ट्रांसप्लांट के लिए अपना ऑर्गन देते हैं या डोनेट करते हैं। उसी साल यानी कि 2017 में जो ग्लोबल इंडेक्स था, यानी कि दुनिया में वैसे लोग कितने देते हैं, दैट वाज 26 पर मिलियन पॉपुलेशन। कहाँ पाकिस्तान के 6 लोग, कहाँ 26, यानी कि पाकिस्तान हैड द लोएस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट रेट पर मिलियन पॉपुलेशन। और ये है ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी ऑन ह्यूमन ऑर्गन डोनेशन के फिगर्स, जो आप किसी वक्त भी चेक कर सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, बात सिर्फ इतनी है कि ये तमाम चीज़ों के बाद हमने ये देखा कि एक सर्ज आया पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट का, मगर ये सब इलीगल था, टोटली गैर कानूनी। यानी कि आपने गरीब लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हुए उन्हें ये कहा कि हम तुम्हारा गुर्दा लेंगे, तुम्हें 1.5 लाख रुपया देंगे या 50,000 देंगे या इससे भी कम देंगे और तुम्हें कुछ नहीं होगा। और ये गुर्दा उस आदमी, उस नौजवान से निकाल कर किसी सऊदी अरब से आए हुए, गल्फ़ से आए हुए, ओमान से आए हुए, लिबिया से आए हुए, मोरक्को से आए हुए, उर्दन से आए हुए अमीर शेख को लगा दिया, जो कुश्ते खा खा कर अपने गुर्दे ज़ाया कर चुका था। ख़वातीन हज़रात, 2000 में मुझे अच्छी तरह याद है कि आज से 25 साल पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें ये सारे हक़ाइक़ मैंने पेश किए थे कि पाकिस्तान की इतने ज़्यादा लोग अपने गुर्दे बेच रहे हैं मजबूरी की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से और कर्ज़ की वजह से, बॉन्डेड लेबर की वजह से। यहाँ पे ऐसे गांव के गांव हैं कि जिनके नौजवान अगर अपना कपड़ा उठा दें तो हर एक को एक नेफ्रेक्टमी के वूंड का निशान है। नेफ्रेक्टमी होती है किसी का गुर्दा निकाल लेना। जीते जी इन लोगों को बहला फुसला के ये कहा जाता है कि जो ईंटों के भट्टे का मालिक है, जिसका तुमने कर्जा कभी नहीं अदा कर सकता, तुम इसका मुंह बंद कर सकते हो अगर अपना एक गुर्दा बेच दो। तुम अपनी बेटी की शादी कर सकते हो, अपने बहन की शादी कर सकते हो, अपने भाई का या अपने बेटे का जमानत दे सकते हो, वो अदालत से ताकि बाहर आ जाए, वरना जेल में गल के मर जाएगा। हमारी कितनी ही मजबूरियाँ और उतनी ही मजबूरियों का फ़ायदा उठाने वाले भी हैं। पाकिस्तान की कौम ने इस तादाद के अंदर ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग की कि एक बहुत बड़ा ताज़ियाना बन गया। मैं उन हस्पतालों का नाम नहीं लेना चाहता कि जहां ये सबसे ज़्यादा होता था, इसलिए कि अब अगर मैं उन हस्पतालों का नाम लूँगा तो उनके मालिकान जो हैं वो पहले ही मेरे खून के दर पे हैं। इस दफ़ा तो अपने दांत ऐसे गाड़ेंगे कि शायद सारे ही खून चूस लें। बाहर तो और मैं ऐसा मौका नहीं देना चाहता और कोशिश करूँगा कि मैं कोई लूज़ बॉल ना करवाऊँ। ख़वातीन हज़रात, इतने लोग आते थे बाहर से और पाकिस्तानी पैसे के इवज़ अपने आज़ाब बेचते थे, ख़ास तौर पे गुर्दे। मगर फिर भी हमने कभी भी खुदा की रज़ा के लिए या किसी पर रहम करने के लिए अपने ऑर्गन डोनेट करने के बारे में बहुत कम सोचा। पाकिस्तानी हुकूमत को फिर ये बताया गया कि ये तो तबाही मच गई है, यहाँ पे बाकायदा एक ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन टूरिज़म शुरू हो गया है। पाकिस्तान के किसी सयाहती मकाम पे कोई नहीं जाना चाहता था, लाहौर आना चाहता था ताकि अपना नया गुर्दा डलवा के यहाँ से चला जाए। जहाँ तक मेरा मुहतात अंदाज़ा, तकरीबन 14 लाख लोगों ने 2 सालों के अंदर अपने गुर्दे नए डलवाए हैं। घरों के अंदर, यकीन कीजिए, ड्राइंग रूम्स के अंदर थिएटर खुल गए थे जहाँ पे बेहोशी देकर एक तरफ एक बंदा गुर्दा निकालता था एक आदमी का, दूसरा उसको डालता था। कितने ही लोग इसमें पकड़े भी गए, मगर जो पकड़े जाने वालों की तादाद है वो आटे में नमक के बराबर थी। पूरा आटा दूसरी जगह रोटियां पका के उनके पेटों के अंदर चला गया और मुतल्लिका इदारों को भी उसने शांत कर दिया। 2007 और 2010 में हमारे यहाँ एक ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट आया, जिसके तहत ह्यूमन ऑर्गन्स की यूं ट्रैफिकिंग या पैसा लेके ऑर्गन देने को इलीगल करार दे दिया गया और जो भी इसमें मुलविस पाया जाएगा उसको सज़ा दी जाएगी। ये सब कुछ हुआ ख़वातीन हज़रात, मगर मामला बहुत ढीला रहा क्योंकि इसमें पैसा बहुत ज़्यादा है,
بہت زیادہ ہے. پاکستانیوں کی تعداد بہت ہے, بیکار پاکستانیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, غریب پاکستانیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, اور یہ روز بڑھتی جا رہی ہے. اس لیے گردہ بیچنا سب سے آسان تھا اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے. خواتین حضرات, پھر یہ ہوا کہ پنجاب میں ایک اتھارٹی بنائی گئی جس کا نام تھا پنجاب ہوٹا. پنجاب ہوٹا کا مطلب ہے ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹیشن اتھارٹی, اور اس کے ایک ڈی جی مقرر کیے گئے, مختلف ڈائریکٹرز کیے گئے مقرر. اوکیجنلی ہمیں یہ خبر ملتی تھی کہ بھئی ہوٹا نے FIA کے ساتھ مل کے فلانی جگہ چھاپا مارا اور وہاں پہ گردہ تبدیل کرتے ہوئے بہت سارے لوگوں کو گرفتار کر لیا. ہسپتال کے مالکان بھاگ گئے, سرجن بھی بھاگ گیا, البتہ OTA پکڑ لیا گیا, اور وہ پتہ چلا کہ OTA بہت سارے اور انلیگل کڈنی ٹرانسپلانٹ کے اندر انوالو ہے. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے, میں آپ کو فروری کا ذکر کروں. فروری میں بھی ایسی ہی خبر آئی کہ ہم نے ایک اور ریکٹ پکڑ لیا ہے, وہاں سے یہ لوگ پکڑ لیے ہیں جو بتا رہے تھے کہ ہم نے تقریباً 50 گردے پچھلے 1 سال میں ٹرانسپلانٹ کیے ہیں. یہ سب تھا جبکہ پاکستان میں ایکٹ بھی موجود ہے ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹیشن کا, اور پنجاب کے اندر ہوٹا بھی موجود ہے, یعنی کہ ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹیشن اتھارٹی, جس کا کام یہ ہے کہ 2 چیزیں کرے. ایک یہ کہ لوگوں کو یہ بتائے کہ ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ کتنی عمدہ چیز ہوتی ہے, ان کے ایٹیٹیوڈ بدلے, پبلک اویئرنیس کرے اس کے بارے میں, اور ساتھ ہی یہ کرے کہ اگر کوئی ایسا کرے انلیگلی تو اس کو پکڑ کے FIA کے ساتھ اندر جیل میں بھیجے اور ان کو کئی سال کی قید دے. خواتین کے ساتھ جب سے یہ اتھارٹی بنی ہے میں نے آج تک, اور اگر آپ نے دیکھی تو آپ مجھے بتائیے, کوئی پبلک اویئرنیس کیمپین نہیں دیکھی جو بتا سکے مجھے یا آپ کو کہ ہوتا کیا ہے. اگر میں ڈونیٹ کرنا چاہوں جیتے جی تو کیسے کر سکتا ہوں, اس سے مجھے نقصان تو نہیں پہنچے گا. اگر میں مرنے کے بعد یہ وصیت کر جاؤں کہ میرے جسم کے مختلف حصے کسی اور کے کام آ جائیں تو اس سلسلے میں کیا کیا جا سکتا ہے. میں انگلینڈ میں تھا تو میرے پاس بٹوے میں ہمیشہ ہوتا تھا ڈونر کارڈ. ڈونر کارڈ پہ لکھا ہوتا تھا کہ اگر یہ آدمی مر جائے, اس کی جیب کے اندر سے یہ کارڈ ملے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خواہش یہ تھی, اس نے زندگی میں کنسنٹ کیا ہے کہ اپنے جسم کے مختلف حصے کسی اور کو دے تاکہ وہ جی سکیں. خواتین حضرات, پاکستان میں ڈونر کارڈ کا کانسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے, اور نہ کبھی ہوٹا نے ڈونر کارڈ کو انٹروڈیوس کیا. ہاں یہ ضرور بات ہے کہ ایک پروویژن ہے, اور وہ پروویژن میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. پروویژن یہ ہے کہ آپ کا جو شناختی کارڈ ہے اس کے اوپر اگر آپ باقاعدہ یہ سب چیزیں پڑھنے کے بعد سائن کر دیں کہ بھئی میں نے اپنے آرگنز دینے ہیں, تو اس کے اوپر ایک لوگو آ جاتا ہے. اس لوگو کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈونر ہوں گے. کتنے سالوں سے یہ چیز چل رہی ہے؟ تقریباً 7 سال سے. 7 سال میں 7 افراد کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ جن کے شناختی کارڈ پہ مرنے کے بعد وہ لوگو دیکھا جا سکا ہو جس کے تحت وہ آرگن ڈونیٹ کر سکتے ہیں. میں نے آج تک سوشل میڈیا پہ یا پاکستان کے لینئر میڈیا پہ, الیکٹرانک میڈیا پہ یا پرنٹ میڈیا پہ کبھی کوئی کیمپین ایسی دیکھی ہو کہ جس میں لوگوں کو یہ کہا گیا ہو کہ آپ خدارہ اپنے اعضاء کا عطیہ دیں تاکہ آپ جیسے لوگ زندہ بچ سکیں, زندگی کا لطف لے سکیں. ہمارے ہاں اتنے لوگ ڈائلسس پہ ہیں وہ اجڑ جاتے ہیں ڈائلسس کا پیسہ دیتے دیتے, اور کڈنی کے انتظار میں رہتے ہیں کہ یا اللہ کوئی بندہ جس کے ساتھ ہمارا ٹیشو میچ ہو جائے ہمیں گردہ دے تاکہ ہم اس عذاب سے نجات پائیں. مگر ایسا کچھ نہیں ہوتا. میں بے انتہا زیادہ کرٹیکل ہوں آف دا مینجمنٹ اینڈ دا ڈائریکٹرشپ اینڈ دا فنکشن آف ہوٹا. آپ بہت سارے پاکستانی مجھے دیکھ رہے ہیں, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ آپ نے آج سے پہلے کبھی یہ سنا تھا کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے ہیومن ٹرانسپلانٹ کے متعلق, آپ کا ولنگنس کتنی ہے, آپ کتنے تیار ہیں, آپ کے سوالات کا جواب کیا ہے, اور کیا آپ کے ذہن میں کبھی کسی نے یہ سوال اٹھائے ہیں کہ آپ کیسے اپنی جسم کے ٹکڑے دے کر کسی کو بچا سکتے ہیں اور آپ کا جسم بھی اس میں بالکل خراب نہیں ہوگا. ایک بہت بڑا مسئلہ آپ لے آئیں گے مذہب کا. مذہب کا مسئلہ یہ ہوگا کہ نہیں, اسلام منع کرتا ہے کہ مرنے کے بعد کسی کی میت کا مصلح نہ کیا جائے. مصلح یہ لفظ آپ کی وکیبلری میں نہیں ہے, میم سے لام ہے. مصلح یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی جنگ کے اندر آپ اپنے دشمن کی ناک اور کان وغیرہ کاٹیں, کہ جیسے اس لعنت زدہ ہندا نے حضرت امام حمزہ کے مختلف اعضاء کاٹ کے گلے میں ان کا ہار پہن لیا تھا. تو اسلام میں اپنے دشمن کی لاش کا بھی مصلح کرنا, مصلح آرگن ٹرانسپلانٹ نہیں ہے. کیا بتاؤں آپ کو, کلیجہ نکال کے چبا جانا اور کلیجے کا ٹکڑا نکال کے کسی اور کے کلیجے کی جگہ لگا دینا, زمین آسمان کا فرق ہے. اور جنت اور جہنم کے درمیان جو فرق ہے یہ وہ ہے. آئی سمجھ آپ کو میری بات کی؟ بہت دفعہ مسلمانوں کے علماء کو کہا گیا کہ اس بارے میں فتویٰ دیں. آئی ایم ویری کلیئر, اسلام مہربانیوں کا, کرم فرمائیوں کا مذہب ہے. انسان اگر کسی کے لیے کوئی قربانی دے تو خدا تعالیٰ کی رضا اس سے حاصل نہیں ہوتی. ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے اچھا صدقہ بھوکے کو کھانا کھلانا ہے,
तो आप ये सोचें कि मरते हुए को वापस खींच के ज़िंदगी की तरफ ले आना कितना बड़ा सदका होगा, और वो भी जब आप अपने जिस्म से उसको दें। ख़वातीन हज़रात, मैं आज सिर्फ ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, कोई दिन नहीं जाता कि जब मैं ये नहीं सुनता कि फ़लाने हस्पताल के अंदर गुर्दा चेंज हो रहा था इल्लीगली, किसी को फांस के लाया गया, उसका गुर्दा निकाल के इतने का बेच दिया गया। मेरे कई जानने वाले हैं जो बरसों से ये काम कर रहे हैं, कभी कोई उनमें से पकड़ा जाता है मगर फिर छूट भी जाते हैं। मेरे बहुत सारे OTAs होते हैं, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट्स या ऑपरेशन थिएटर अटेंडेंट्स, उनमें कईयों ने कैद झेली, कई पकड़े गए, हालांकि उनका काम सिर्फ सर्जन को असिस्ट करना होता है। इसके अलावा बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, और एजेंट्स इतनी कमाई कमा के करोड़पति बन गए हैं लोगों के गुर्दे बेच के। दुनिया के अंदर तो बकरे का या गाय का गोश्त बिकता है। पाकिस्तान वो अजीम मुल्क है कि 21वीं सदी में जहाँ इंसान के आज़ा फॉर सेल हैं। बिल्कुल, ये गुर्दा इतने का, ये इतने का, ये इतने का, और ख़रीदार हैं दुनिया भर के पाजी और हवस के मारे हुए बुड्ढे अरबी। ख़वातीन हज़रात, अब तकरीबन इसी महीने के शुरू में मेरे क्लास फेलो हैं जिनका नाम डॉक्टर आमिर ज़मान साहब है, वो उन्होंने हॉटा के DG के तौर पे अपनी ज़िम्मेदारियों को संभालना और देखना भालना शुरू किया है। इससे पहले बहुत से बड़े बड़े नाम हॉटा के डायरेक्टर्स रह चुके हैं, जिनके अंदर डॉक्टर महमूद अयाज साहब का नाम भी शामिल है, डॉक्टर असद असम साहब का भी नाम शामिल है, एक शहजाद साहब थे वो भी ऑफिशिएट कर रहे थे, उसके अलावा डॉक्टर फैसल मसूद का नाम भी शामिल है। मैं इनका नाम लेते हुए अपने मुंह के अंदर एक इंतहाई कड़वाहट महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मुझे इन साहब से, वो मर गए हैं, मैं जिक्र नहीं करना चाहता, मगर मुझे उनसे शदीद, आप जो समझें वो है, और उसकी वजह भी बेइंतहा सॉलिड है, उसका मैं जिक्र किसी वक्त करूँगा आपके सामने। ख़वातीन हज़रात, कहना सिर्फ ये है कि आमिर ज़मान साहब से मुझे तवक्को बहुत है, मैं उनको बहुत पुराना जानता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है मेरे दोस्त हैं, मेरे क्लास फेलो हैं, कि इंतहाई नेक आदमी हैं, मगर पता नहीं उनकी डायरेक्टरशिप के अंदर हॉटा अपने तमाम फ़राइज़ अंजाम दे सकेगा या नहीं। मुझे आमिर ज़मान साहब को याद करवाना है कि हुज़ूर, देयर इज़ अ कंप्लीट लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस। हमारी पब्लिक को आगाही नहीं है कि ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट क्या होता है, किस किस्म का होता है, जीते जी हो सकता है या मरने के बाद ही हो सकता है। हमारे यहाँ किसी किस्म का कभी कोई ऐसी कैंपेन नहीं चलेगी कि हम इसको सपोर्ट कर सकें। उस वजह से, क्योंकि आगे ही नहीं है, हमारे एटीट्यूड्स बिल्कुल मिसफाउंडेड हैं, नेगेटिव एटीट्यूड्स हैं, और क्योंकि मिसफाउंडेड हैं तो इस मुल्क में इंसान को ज़िंदगी का तोहफ़ा देने के लिए तैयार ही नहीं है। हम आंखों के लिए श्रीलंका की तरफ देखेंगे, और बाकी कौन सी दुनिया हमें कुछ देगी जब हम खुद अपने आप को नहीं देना चाहते। ख़वातीन हज़रात, मेहरबानी से आप भी दुआ कीजिए कि आमिर ज़मान साहब हमारे प्रीवियस तमाम DGs की तरह सिर्फ अपने ओहदे के मज़े न लें। हाँ, मज़ों का आपको मैं बता दूं, ये जो DG हॉटा की जो पोजीशन है, इसके बारे में एक बात मैं ज़रूर करना चाहता हूँ। इस वक्त पंजाब के हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर जो सबसे आला तनख्वाह है वो डायरेक्टर जनरल P हॉटा की है। तनख्वाह तकरीबन 10 से 11 लाख रुपए तो नकद बनती है, उसके अलावा एक गाड़ी और पूरे महीने का फ्री पेट्रोल। आप बेशक उसको लेके इन ड्राइव की तरह चलाएं, और साथ ड्राइवर, एक पूरे का पूरा ड्राइवर अपनी तनख्वाह के साथ और तमाम मराहत के साथ। हजूर वाला, आज के दौर में जिस शख्स को मुफ्त पेट्रोल या मुफ्त बिजली मिले, आप ये समझें कि कानून का ख़जाना उसके नाम लगा दिया गया है, और बमा ड्राइवर के। ख़वातीन हज़रात, इसके अलावा इस वक्त पर्क्स एंड प्रिविलेजेस में जो सबसे ज़्यादा स्पेक्टेकुलर पोस्ट है वो DG हॉटा की है। अगर आपको कोई शक है, अगर हॉटा वाले समझते हैं कि मैं गलत कह रहा हूं, तो आइए सामने अपना मौक़िफ़ पेश कीजिए, मैं हाजिर हूं, मैं आपके पास चल के आ जाऊंगा। देखना सिर्फ यह है कि इन तमाम प्रिविलेजेस के साथ, इन तमाम पर्क्स के साथ, इस पे पैकेज के साथ हमने डिलीवर क्या किया है। एक साहब मुझे बड़ी अच्छी तरह याद आ रहे हैं, और मैं उनकी गवाही क्यों देने लगा हूं, सुनिए ज़रा। डॉक्टर असद असलम एक बड़े भले आदमी हैं, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हैं, वो पहले प्रो वाइस चांसलर भी रह चुके हैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में। उनको भी DG हॉटा की पोजीशन दी गई थी। उनको 10 लाख रुपया तनख्वाह और साथ 10 लाख रुपया मराहत के अंदर और 10 लाख रुपया गाड़ी के खर्चे सब कुछ दिया गया। तो उन्होंने बिलाखिर एक दिन खुदा खौफी से एक पूरा ख़त लिखा, और उस ख़त के मंदरजात ये थे कि ए सेक्रेटरी हेल्थ टर्शरी एंड टीचिंग हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशन, मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी तनख्वाह को आधा कर दिया जाए, क्योंकि जो काम आपने मुझे दिया है वो इतनी तनख्वाह का तो हकदार ही नहीं है। मैं सुबह आता हूँ, 2-3 घंटे के अंदर मेरे दिन भर का काम हो जाता है, उसके बाद मैं बैठ जाऊँ या चला जाऊँ, और हफ्ते में मुझे 2 दफ़ा छुट्टियाँ भी मिलती हैं। सैटरडे संडे मेरा ऑफ होता है, फ्राइडे मेरा हाफ डे है, तो 2.5 दिन की तो छुट्टी है, बाकी कितना बचा, 4.5 दिन।
उसमें मैं 3 घंटे का काम है और इतनी तनख्वाह, ये उनका रिटन लेटर मेरे पास मौजूद है, इसकी खबरें मेरे पास मौजूद है, जो मेरे एडिटर साहब यकीनन भी आपको दिखाएंगे। उन्होंने कहा मेरी तनख्वाह को आधा कर दिया जाए। और हक़ की बात यह है कि आधा क्या कर दिया जाए, होना ये चाहिए कि इतनी बड़ी पोजीशन पर रिटायर होने के बाद लोगों को तनख्वाह न दी जाए, बल्कि ये कहा जाए कि आप ऑनरी तौर पे इस पोजीशन को निभाएं, तब पता चले कि वाकई कोई दिल से ये काम करना चाहता है या नहीं। मैंने सबूत आपको सिर्फ इसलिए दिया है कि ये खुद एक डीजी साहब का ख़त था जो उन्होंने होटा की परफॉर्मेंस देखने के बाद अपने मुतल्लिका सेक्रेटरी हेल्थ को लिखा। आगे खुदा मालिक है, न जाने वो दिन कब आएगा कि जब हम सब लोग डोनर कार्ड्स कैरी करेंगे, न जाने वो वक्त कब आएगा कि जब होटा पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएगा और लोगों को ये बताएगा कि एक गुर्दा किसी को दे देने से आपको कुछ नहीं होगा, दूसरे की ज़िंदगी बच जाएगी या बदल जाएगी। ख़वातीन हज़रात, वाक़तन हमारे ये जो जिस्म खाकी हैं, ये आखिरी नेकी हम इनके ज़रिए पता है क्या कर सकते हैं, इनके कुछ हिस्से किसी और को दे दें। खुदाया, जब तक वो शख्स ज़िंदा रहेगा, जब तक वो आंखें रोशन रहेंगी, हमारी नेकियों में और हमारे आमाल में ऐसी चीज़ लिखी जाएंगी कि जो शायद हमें जहन्नम की आग से रोज़ दूर से दूर लेती जाएं। और क्या पता कि एक दिन नेकियां इस हद तक बढ़ जाएं कि मेरे तमाम बद अमाल जो हैं उन पे हावी होके मुझे शाफ़ महशर के ज़रिए जन्नत में दाखिल होने का परवाना मिल जाए। ये सब मुमकिन है। खुदा ताला ने देखिए कैसा इंतज़ाम कर रखा है कि ज़िंदगी में तो जो कुछ किया, ज़िंदगी के बाद भी वो रहम करने वाला, वो करम करने वाला अपने रहम कर करम के सिलसिले आप पे बंद नहीं करता। अब ये आप पे है कि आप इन सिलसिलों को अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं या नहीं। बहुत मेहरबानी। खुदा हाफ़िज़।